अ, सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है वो है प्रकृति दोहन का माध्यम। हम अगर सर्वप्रथम पहले सबसे शुरू में हम लोग आएंगे और सोचेंगे कि एकदम हमारे वजूद के पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रकृति हमारे से पहले भी थी, प्रकृति हमारे बाद भी रहेगी और आने वाले कई वर्षों तक, कई जन्मों तक कहा जाए या कई करोड़ों वर्षों तक कहा जाए प्रकृति रहेगी। फिर प्रकृति का, ये प्रकृति शब्द बोलते हैं उसका अर्थ है जो पहले से थी उसको प्रकृति कहा जाता है, जो पहले से विद्यमान थी उसको प्रकृति कहा जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता मैंने नेट से निकाली थी, तो मैं चाहूंगा कि उस कविता का थोड़ा सा पाठ मैं आप सब लोगों को समक्ष करूं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आज का जो विषय है उसमें हम लोग कुछ हट कर बात करें, कुछ एक लिंक से हट कर बात करें, क्योंकि हम लोग जो कृषि की बात करते हैं तो कृषि की बात में हम लोग केवल कृषि की बात करते हैं। आज हम उस बात के ऊपर ध्यान देना चाहेंगे, मेरा ध्यान आपको उस तरफ डाइवर्ट करना मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको डाइवर्ट करूं कि खेती किस तरह से हमसे जुड़ी हुई, हम किस माध्यम से खेती के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर खेती है तो खेती होने के पीछे कारण क्या है, तो यही मेरा टॉपिक है। तो मैं आपको पहले कविता से शुरुआत करता हूँ। कविता इस प्रकार है कि नदियां मुझसे कर रही चुपता एक सवाल, नदियां मुझसे कर रही चुपता एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण जीना हुआ मुहाल। तान कुल्हाड़ी खड़ा मानो जंगल खोर, ध्यान दीजिएगा, तान कुल्हाड़ी है खड़ा मानो जंगल खोर, मिटा रहा। क्या सभी को आवाज आ रही है सर की? नहीं, अभी सर की आवाज नहीं आ रही है, उनका उनका पॉज हो गया है। राइट राइट राइट, आई थिंक उनका कुछ फोन आ गया या फिर कुछ। यस यस यस। मुझसे कर रही चुपता एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण जीना हुआ मुहाल। तान कुल्हाड़ी खड़ा मानो, तान कुल्हाड़ी खड़ा है मानो, तान कुल्हाड़ी खड़ा मानो जंगल खोर, मिटा रहा पर्यावरण शोर मचाए शोर। कूड़ा करकट फेंकते नदियों में समान, फिर बांटे सब और हम पर्यावरणीय ज्ञान। जंगल पर आरी चले पर्यावरण पर घात, रिश्ते सब मरते हुए चिंता है दिन रात। नदियां सजा भुगत रही, हम सारा कूड़ा करकट नदियों में डाल देते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि ये जो पॉलिथीन हम लोग नदियों में डाल रहे हैं, गंदगी नदियों में डाल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव नदी पर पड़ेगा। वो घूम फिर कर सब हमारे पास वापस हमारे पास ही आने वाला है। तो इसलिए नदियां सजा भुगत रही निज स्वार्थों के साथ, पर्यावरण विनिष्ट है किसका है अपराध। जलवायु पर्यावरण मृदा जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए तभी बचेगी जान। तो हमारी जो खेती है, इस खेती की हम बात करते हैं, वो खेती 101% आपके आसपास के वातावरण पर निर्भर है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, या शायद आवाज चली गई थी, सुन नहीं पाए आप लोग, पर प्रकृति का मतलब, प्रकृति की जहाँ हम बात करते हैं तो प्रकृति का मतलब होता है जो कृति पहले से है, आपके आने से पहले, आप जब नहीं थे तब से प्रकृति विद्यमान है। ईश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में क्यों भेजा, कारण सबसे बड़ा यही है कि मनुष्य को ये सारा पूरा जिम्मेदारी दी कि सारे जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। तो ईश्वर की जो ही जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। प्रकृति, जैसे मैंने आपको बोला, प्रकृति यानी हमें मिला हुआ है वस्तु। कल मैं नेट पे एक चीज पढ़ रहा था, और वो ये चीज ये थी कि हमारे जीवन के शुरुआत से लेके अंत तक अगर बात की जाए तो हमारा कुछ भी नहीं है। माता पिता ने शिक्षा दी, सब दूसरे ने दिया। तो जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ इस दुनिया में पाया है, वो सब दूसरे के थ्रू पाया है। हमारा अपना कुछ भी नहीं दुनिया में। तो इसलिए प्रकृति यानी क्या है, तो प्रकृति यानी जो हमें जन्म के साथ मिला हुआ है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारी नदियां, चलने वाली हवा, हमारे सगे सगे संबंधी, हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, होने वाली घटनाएं, दोस्त यार, ये सब प्रकृति का एक हिस्सा है। सब प्रकृति, आपके आसपास की सारी प्रकृति, इसको हम सबको मिलाकर प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति ये सब आपको जन्म से मिला हुआ रहता है। इसमें हवा है, पानी है, सांस लेना है, सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो
प्रकृति है, वो प्रकृति मुख्य काम क्या करती है? वो प्रकृति मुख्य काम ये करती है हमारी जरूरतों को पूरा करना। हमारी जरूरतें क्या क्या है? हमारी जीने के लिए हमें जो चीज जरूरी है, हवा हमें जरूरी है, पानी हमें जरूरी है, भोजन हमें जरूरी है, ये सब चीजें हमें जरूरी है। ये सब जरूरी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति करती है। तो ये देखेंगे हम लोग कि सबसे बड़ी दुर्दशा, सबसे बड़ी जो क्षति है, वो हमने प्रकृति को बहुत बुरी तरह से प्रकृति को हमने क्षति दी है। और जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था कि नदियों में हम लोग कचरा डालते हैं, तो जब नदियों में कचरा जाता है मित्रों, तो वो कचरा जाने के बाद में वो कहाँ जाता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? जब बिना सोचे समझे हम सोचते हैं कि नहीं हम अपने घर का कूड़ा कचरा नदियों में डाल रहे हैं, तालाबों में डाल रहे हैं, तो कचरा कहाँ जाता है? वो कचरा पानी के थ्रू आप उसका पानी पीते हैं और कहीं न किसी रूप में वो कचरा आपके घर में वापस आता है। इसलिए प्रकृति यानी क्या है? प्रकृति एक संचालन है, एक माध्यम है। जो उस प्रकृति में आप जो आप डालेंगे, जो आप उसमें बोएंगे, वो वापस हमारे तक ही आना है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो ना मंगल ग्रह तक जाएगा, ना वो बुध ग्रह तक जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो लौटकर हमारे पास वापस आना है। हमारे पास यानी मनुष्य की संतानों के पास में, हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास में। अभी नहीं आएगा तो आगे आएगा भविष्य में। जैसे हम देखते हैं कि अब तो खैर जागरूकता शायद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ किसान अब जागरूक हो भी रहे हैं। पर स्थिति ये है कि हम लोग कीटनाशक के नाम पे भर-भर के दवा डालते हैं, जिसमें बहुत बुरी तरह से दवा डाली जाती है। इतना मतलब आप जाके देखेंगे वहाँ पे, तो आपको देख के आश्चर्य होगा कि जहाँ 0.25 या 0.12 की मात्रा रिकमेंडेड रहती है, उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा खेत में उसमें पेस्टिसाइड के थ्रू डाली जाती है। जिस चीज़ को हम पेस्ट समझते हैं, जिस चीज़ को हम पेस्ट समझते हैं, यानी पेस्ट यानी दुश्मन, यानी कोई आपका दोस्त है और आपने मान लिया कि वो आपका दुश्मन है। ये दुश्मन की के ऊपर आप पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो दुश्मन उस प्रकृति का हिस्सा है। ज़रा सोचिए कि एक पेड़ में अगर कीड़ा लगता है, तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा, उसमें पेड़ में कीड़ा लगता है। ये बात ज़रूर है कि खेती आज व्यवसाय का रूप ले चुकी है और उस कारण से खेती यानी व्यवसाय, ये यही केवल एक दृष्टिकोण रह गया है। यदि गाय है और वो अगर व्यवसाय के रूप में हम उसको देखते हैं, तो गाय हमें कुछ भी नहीं देती। मैं अभी किसी को बता रहा था कि जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में एक पपीते का पेड़ है। आप पपीते का पेड़ मान लीजिए आपने लगा दिया, बीज लगा दिया और उस पपीते में फल नहीं आया, तो सोचते हैं बेकार है, काट के फेंक दो। लेकिन उस पपीते के पत्ते के औषधि गुण भी हैं। डेंगू के समय में वही पत्ता काम में आता है। तो यानी क्या हुआ? वो वेस्ट नहीं है। इस तरह से गौ-माता वेस्ट नहीं है। इस तरह से कृषि वेस्ट नहीं है, पर वो सब का सब आप देखेंगे तो व्यवसाय का रूप ले चुका है। मनुष्य ने क्या है? चलता-फिरता व्यवसाय, एक पुतला जो उसको एक चीज़ जानता है व्यवसाय करना, तो उसे व्यवसाय कर रहा है। गौ-माता को उसे व्यवसाय की दृष्टि देखता है। गौ-माता अगर दूध नहीं दे रही है, तो फिर वो गौ-माता उसके किसी काम की नहीं, उसको सड़कों पे कटने-मरने के लिए फेंक दिया जाता है। जबकि हम दूसरे रूप में देखें, तो उस गौ-माता का उपयोग भी है। उस गौ-माता का उसका गौमूत्र है, उसका गोबर, ये अमूमन बात लागू होती है। हमारी हम सिर्फ हम चाहते हैं कि जो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो भी, मैं तो उससे बाहर हो गया, हालाँकि मैं उसमें शामिल नहीं होता। पर जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप आप देखते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बने हुए हैं, जो किसी खेती के लिए बने हुए हैं, उसमें ज़्यादातर सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ बातें। काम कर जो करने वाले काम है वो लोग बहुत कम रहते हैं, उससे बातें होती हैं, यहाँ से वहाँ बातें ट्रांसफर ये करना, सलाह देने वाले बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं। आप मेडिकल का ग्रुप देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें सलाह देने वाले आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी अगर मैं आपसे बात अभी अभी अगर अब मैं आपसे बात कहूँ कि चलिए अपन मिलके गौमूत्र पीते हैं, तो कितने लोग तैयार होंगे गौमूत्र पीने के लिए? मुश्किल से मुश्किल 2 या अगर 50-100 लोगों की भीड़ है तो 2 या 5 लोग, 10 लोग तैयार होंगे, चलिए हम गौमूत्र पीते हैं। आपको उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर मेरा, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ, मैं वापस मेरे विषय की तरफ आऊँगा कि जैसे मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ, मैं अगर कहीं बाहर गया और मैंने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए पॉलीथीन है, तो उस समय मैं ये प्रयास करता हूँ कि वो पॉलीथीन मैं अपनी जेब में रखूँ या फिर वो पॉलीथीन अगर गाड़ी में हूँ, तो गाड़ी के पीछे वाले उसमें डाल डाल दूँ, तो उसको बाहर नहीं फेंकता। कई लोगों को मैं देखता हूँ रोड पे चलते हुए, तो उसने बिस्किट खाया, रोड पे फेंक दिया। आपका घर क्या है? आप प्रकृति की बात करते हैं और घर को अपना एक छोटा-सा केवल सीमेंट कंक्रीट का घर समझते हैं, वही घर है आपका। तो वो आपका वो घर नहीं है। आपका घर वो है जिसमें आप रहते हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि आपके आस-पास का पूरा एक पर्यावरण को हम घर बोलेंगे। हम केवल अपने अपने कंक्रीट के घर को 1200 स्क्वायर फीट के घर को घर नहीं बोलेंगे। हम घर बोलेंगे हमारे आस-पास के पूरे पर्यावरण को। जहाँ-जहाँ आप जाते हैं, जहाँ-जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ-जहाँ आप उठते हैं, ये पूरा साफ रखना, ये पूरा क्लीन रखना आपका अपना दायित्व है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे प्रकृति में जो भी एक चिड़िया का अपन उदाहरण लें, चलिए छोटा-सा उदाहरण लेते हैं
एक चिड़िया रहती है, ये चिड़िया अंडे देती है घोंसले में और बच्चों को जन्म देती है। आप वो चिड़िया वहाँ होने वाली गंदगी वो पूरी साफ करती है। आप कभी भी अगर चिड़िया का घोंसला जाके देखेंगे, इसमें बच्चे हैं 15 या 20 दिन पुराने हैं, तो उसमें आपको एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा, उसमें एक कचरा नहीं मिलेगा, वो सारा चिड़िया क्लीन करती है। प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव यानी पेड़ पौधे भी शामिल मैं करूंगा, ये सारा का सारे लोग अपना कचरा साफ करते हैं। अगर कचरा साफ नहीं करते तो ये इनका कचरा कोई और साफ करता है और ये कहीं ना कहीं डिजोल्व होता है। ये कहीं भी ऊपर सरफेस पर रहता नहीं है, ये कहीं भी अनडिजोल्व पार्टिकल के रूप में पड़ा हुआ नहीं रहता, ये पॉल्यूशन नहीं करता। हर जीव अपनी जिम्मेदारी जानता है। अगर आप इसको बिल्कुल कहीं भी आप बैठ जाएंगे और उस चीज को बड़े गौर से देखेंगे, आपको ये महसूस होगा कि हर जीव अपनी जिम्मेदारी जानता है, हर जीव अपनी अपना उसका क्या करना है वो जानता है। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस प्रकृति को रक्षा करने के लिए हमारा पूरा एफर्ट डालें। हम केवल बातें नहीं करें, हम करें भी उसको। इसमें मैं खेती की तरफ ही डाइवर्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा एक लीक से हट के हम बात करें, इसलिए मैं इस बात को पीछे लेके गया। तो जैसे हम प्रकृति की तरफ आते हैं, क्योंकि विषय मेरा है इसलिए मैं एक बात कर रहा हूँ। तो प्रकृति यानी क्या हुआ? प्रकृति यानी एक पूरा सिस्टम है। अभी मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं, वहाँ एक बात अच्छी सुनने को मिली, जानने को मिली कि प्रकृति एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। हम कहते हैं कि भगवान ने प्रकृति बनाई होगी, हमें इस बात का पता नहीं है, लेकिन जो हम सामने देख रहे हैं प्रकृति को चलते हुए सब मूवमेंट करते हुए, वो पूरा एक सिस्टम। अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की बात करते समय हमें अपने शरीर के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखना होगा कि ये जो ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, ब्रह्मांड जो चारों तरफ देखते हैं कि ब्रह्मांड है और उसमें इतने ग्रह हैं और इस तरह काम करता है, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर दिया हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। और अगर हम बिल्कुल अगर न्यूक्लियर लेवल पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। जो चीज बाहर है वो हमारे अंदर है। जिस चीज का निर्माण बाहर हुआ है उस चीज का निर्माण अंदर हुआ है। जो चीजें आपदाएं बाहर आती हैं, बाढ़ आती है, तूफान आती है, वो सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह क्या है, जिसको कहते हैं ना कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हमारी नाभि है वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति क्या है, अगर बात की हम बात करें, थोड़ा और हम गहराई में अगर उतरते हैं कि प्रकृति क्या है, तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि प्रकृति एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। इस ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इस ऑटोमेटेड सिस्टम का आप और हम एक केवल हिस्सा है। बात समझ रहे हैं आप कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम का आप और हम केवल हिस्सा है। ये पूरा चक्र है, ये पूरा चलता हुआ चक्र है। इस चक्र में आप जो भी इस इनपुट देंगे, वो चक्र का इनपुट कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग प्रकृति में अगर गंदगी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ के हमारे पास वापस आएंगे। अगर हम सोचते हैं कि प्रकृति नेगेटिव है, अगर हम सोचते हैं कि प्रकृति पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, प्रकृति न्यूट्रल, एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह काम करती है प्रकृति। और प्रकृति में जो भी हम इनपुट करते हैं, जो भी हम डालते हैं प्रकृति में, वो प्रकृति उस तरह से हमें वापस पड़े। इसलिए हम इसलिए कहा जाता है कि अच्छे विचार करो, अच्छी बातें करो, क्योंकि प्रकृति सब जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति हमें देना चाहती है, वो प्रकृति हमें दे रही है लगातार। लेकिन प्रकृति किस तरीके से दे रही है? प्रकृति हमारे व्यवहार के ऊपर, प्रकृति हमारे विचारों के ऊपर हमें हैंडल कर रही है कि ये जो एक स्ट्रक्चर का बंदा है, ये क्या सोच रहा है, क्या क्या विचार कर रहा है, ये क्या हमें मुझे दे रहा है। बस उस प्रकृति उसी तरह से वो निर्णय कर लेती है और प्रकृति उसी तरह से आपको वापस करती है। तो प्रकृति क्या हुई? प्रकृति का ऑटोमेटेड सिस्टम है और ऑटोमेटेड सिस्टम में आप जो भी इनपुट करेंगे वो आप पूरा का पूरा वैसे ही मिलेगा। इसलिए अगर हमारे अंदर, कहते हैं बाहर प्रकृति है और हमारे अंदर भी प्रकृति है, तो हमें सबसे बड़ा एक काम करना पड़ेगा कि हमारे आपको खुद को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर का जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर विचार हैं, विचारों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति है, जो प्रकृति हमारे अंदर वो बाहर है। अब हम बाहर बदलाव क्यों लाए? बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बाहर बदलाव क्यों लाए? अगर बदलाव लाना तो अंदर बदलाव, हमारे विचारों के अंदर बदलाव लाए, हमारे व्यवहार में बदलाव लाए। जैसे व्यवहार की अभी आपसे बात कर रहे थे कि हम लोग चलते चलते रोड पे पन्नी फेंक देते हैं। यहाँ बैरागढ़, भोपाल के बाद बैरागढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर
बहुत सारा लोगों का जमावड़ा है। त्योहार के टाइम पे अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई फूल की माला लेके, कोई कुछ लेके डाल देता है। मूर्ति विसर्जन भी उसमें करते हैं, नदियों में करते हैं कि तालाब का पानी नगर निगम के थ्रू हमारे पास वापस आता है। कोई भी चीज कहीं जाती नहीं है और हम सोचते हैं कि हमने कचरा बाहर डाला है। एक्चुअली बाहर डाला ही नहीं हमने कचरा, तो सारा कचरा हमने अपने घर के अंदर डाला हुआ। इसलिए मैंने जैसे पहले बोला कि हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे अंदर के सिस्टम में अगर हम अपने अंदर की प्रकृति के सिस्टम में बदलाव लाएंगे तो बाहर की प्रकृति में बदलाव लाना 101% सही होगा और आप जो चाहते हैं मैं समझता हूँ। इसलिए प्रकृति 24 घंटे आपको देने के लिए लगी हुई, कुछ ना कुछ आपको दे रही। प्रकृति यानी एक प्रकार का सिस्टम कह लें, प्रकृति यानी एक प्रकार का क्रिएशन कह लें, क्रिएशन भी कह सकते हैं प्रकृति को। तो क्रिएशन है। अब देखिए, जैसे हम सोचते हैं, वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, बहुत सारे जानवर, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर इन कुछ सालों में लुप्त हो गए, बहुत सारे पेड़ों की प्रजातियां इन कुछ पिछले कुछ बीते, ज्यादा नहीं पर कुछ बीते सालों में खत्म हो गई। तो ये जो जातियां खत्म हुई, तो आप क्या समझते हैं अब नया कुछ नहीं बनेगा? अब नया नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जो एक खाली हुई उससे का नया क्रिएशन बनेगा, उसके अंदर नई चीजें बनना शुरू हो चुकी होंगी। अब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि वो चीजें क्या है, वो चीज क्या है, वो उनको शो करना पड़ेगा। उनको पता नहीं हो सकता, पर कुछ नया क्रिएट हो चुका है। इसलिए आप ये ना समझे कि आप अगर इस प्रकृति को नष्ट कर देंगे, मैं खेती की से सिमिलर ही समझिए इसको, कि अगर हम पेस्टिसाइड डाल के या हम कीटनाशक डाल के अगर इसको हम लोग खत्म करते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, मैं कीड़ों के ऊपर जाता हूँ, तो कीड़ों को अगर हम खत्म करने की बात करेंगे तो ये खत्म कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। ये रिक्रिएट होगा, एक रिक्रिएट होगा। आपने जो डाला हुआ है, आपने जो प्रकृति में एक्ट किया है, आपने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन के खिलाफ प्रकृति रिएक्शन देगी, क्योंकि ये एक चेन सिस्टम है। ये एक्शन और रिएक्शन यही सब कुछ है। आप प्रकृति में गंदगी डालेंगे, उसका एक्शन होगा और रिएक्शन आपके ऊपर रिटर्न आएगा। अब ये किस समय और कब आएगा ये हम नहीं जानते। इसलिए एक सिस्टम है, एक चेन, एक एक्शन और रिएक्शन, एक केमिकल की तरह रिएक्शन होता है इसमें। आप एक्शन करते हैं, उसको रिएक्शन हमें मिलता है। तो आप पेस्टिसाइड समझकर उसको दुश्मन समझते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, तो इसका नतीजा निकलता है कि वो इम्यून होते हैं, वो अपनी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, वो अपना इम्यून पावर डेवलप करते हैं और अगले दिन अगली बार उस पेस्टिसाइड के प्रति वो इम्यून हो जाते हैं। हम यही काम कर रहे हैं प्रकृति में, हमारा और कोई रोल नहीं है शायद, मुझे आज के समय में तो यूँ लगता है कि प्रकृति के खिलाफ खड़े हैं। और मित्रों, एक बात हमेशा जान के रखिए, मैं खेती की बात ही कर रहा हूँ, एक बार हमेशा जान के रखिए कि किसी भी ये प्रकृति के खिलाफ अगर हम लोग आज खड़े होंगे, बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलूँ, कि प्रकृति के खिलाफ आज हम लोग अगर खड़े होंगे तो प्रकृति उसका जवाब जरूर देगी। और अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, आज पेपर में न्यूज आती है और पढ़ने में तो लग रहा है, अभी हाल फिलहाल कुछ 2 दिन पहले की बात है कि कनाडा में मतलब सुना था मैंने कि लगभग, हालांकि मेरे पढ़ने में गलती है, मैंने सोचा कि 1 करोड़ जीव मरे, पर वहां जब दोबारा मैंने इसको पढ़ा तब मालूम चला कि 100 करोड़ जीव कनाडा में समुद्र के गर्म होने से मर गए। जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर रहता था, वहाँ +50 से भी ऊपर है सरफेस टेम्परेचर वहाँ का, कनाडा का 126 नापा। तो ये क्या है, ये क्या है कि हमारा एक्शन है, हमने प्रकृति में एक्शन लिया। एक्शन का मतलब समझ रहे हैं बात क्या? एक्शन है, हमने गाड़ियां बनाई, हमने धुआं किया, हमने कचरा किया, हमने गंदगी फैलाई। हमने सोचा कि ठीक है प्रकृति है, ठीक है भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को उसके लिमिट में मानते हैं। ठीक है भगवान है, अपनी लिमिट में रहो। उसके लिमिट क्या थी भगवान के लिए कि आप लिमिटेड एरिया में रहो, तो इसलिए हमने उसको लिमिट कर दिया। तो इसलिए लिमिट करने से क्या हुआ कि हम सोचते हैं ठीक है भगवान ने पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, ठीक है हो गया, तुम्हारा काम खत्म, और हमारा काम शुरू होता है। तो इसलिए अब क्या ये होने से क्या हुआ कि हमने प्रकृति के ऊपर हावी होने का प्रयास किया। एक तरह से यूं कहा जाएगा ना, भले हम नहीं हो रहे हो अभी, लेकिन फिर भी हावी होने का कई प्रकार है सारे, कि हम अब नया चीन नया सूरज बना रहा है, तो कुछ नया कुछ हम क्रिएट करें। ईश्वर जो क्रिएट किया उस पर हमें भरोसा नहीं है, या ईश्वर जो क्रिएट किया वो उतना परफेक्ट नहीं शायद, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम उसमें अपना क्रिएशन डाल रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूँ कि जो भी कुछ आज खाने पीने की चीजें, जो भी कुछ आज पहनने की चीजें, जो भी कुछ आज हमारे सारी चीजें, वो सारी सब सिर्फ नकल है और सिर्फ हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। पर हम दम्भ भर रहे हैं, हम आश्वस्त हो रहे हैं, नहीं देखो ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। चुटकी लगती है, एक सेकंड लगता है। हम देखते हैं कि भूकंप आता है 1 सेकंड, ये होता है 1 सेकंड। अगर रात को सोएंगे, सुबह हम उठेंगे और सुबह उठकर हम देखेंगे कि मेरे साथ वाले कहाँ गए, लोग कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, सब लोग कहाँ चले गए। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सारा ये हमने जो क्रिएट किया है, वो क्रिएट किया हुआ कहीं किसी दिन काम में नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ा था
कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने एक भी चौकीदार रखा हुआ नहीं है, एक भी चौकीदार नहीं, क्योंकि उस ईश्वर को मालूम है ये बात कि यहाँ से हमें लेके कुछ जाना नहीं। इस बात की हमें बार-बार रिमाइंड दिमाग में करना चाहिए इस बात को कि हमें इस प्रकृति में लेकर कहीं जाना। इसलिए हम प्रकृति को विध्वंसकारी बनाने की अपेक्षा हम प्रकृति का दयालु भाव निर्माण करने की कोशिश करें, और ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता, ये काम पेड़-पौधे नहीं कर सकते, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है, क्योंकि दायित्व उसको ईश्वर ने दिया हुआ है इसको संभालने का। आखिर हम सब मिलकर इस प्रकृति के संरक्षक हैं, है कि नहीं बताइए? कि हमें सोचना पड़ेगा इस विषय। तो इस विषय को अगर हम गहराई से सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो भी हम खेती में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो भी हम खेती में गंदगी कर रहे हैं, वो सब गंदगी जल, हवा, पानी और सूर्य के थ्रू, गर्मी के थ्रू अलग-अलग जगह फैल रही है, और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग को बीमार कर रही है, बहुत सारे लोगों को इफेक्टेड कर रही है। उम्र कम हो रही है। आप देखिए कि आज के समय में जो जानवरों की उम्र है वो तो उतनी है, लेकिन मनुष्य की उम्र कितनी है? 50 साल के बाद वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है जल्दी। तो ये जैविक फैक्टर हमारे भी, ये बहुत जल्दी हम लोग एजेड हो रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके पहले भी बीमार हो रहे हैं। आजकल तो बच्चों को भी बीमारियां फैल रही हैं। तो बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इस प्रकृति पर राज करना चाहते हैं, हम इस प्रकृति को अपना बनाना चाहते हैं, हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ये सब कारण है कि प्रकृति ने अब हमें जवाब दे रही है। हम सोच रहे हैं प्रकृति नष्ट हो जाएगी, प्रकृति को हम लोग अपने काबू में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रकृति को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खेती के थ्रू भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आके जो हमारा बेसिक रूट है, जो हमारा बेसिक जो ठिया बोल सकते हैं उसको देशी भाषा में, उस ठिये की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रकृति है, तो वो प्रकृति सिर्फ प्रोडक्ट निर्माण करने का काम करती है, वो अलग-अलग प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट के सामने देती है। प्रकृति के जो यंत्र हैं वो क्या है? प्रकृति के क्या यंत्र हैं? प्रकृति के यंत्र है पेड़-पौधे, बैक्टीरिया, जीव, विभिन्न प्रकार के जो उसने बनाए, ये सारी प्रकृति के हिस्सा है। और ये सारे जिंदा रहें, ये सारे व्यवस्थित अपने काम करते रहें, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें जीवन से जुटना होगा, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए प्रयास करना होगा। ये अभी आज का समय है, आज का समय प्रकृति अलग-अलग रूपों में चेतावनी दे रही है। जैसे कनाडा की बात करें तो वहाँ लगभग 100 करोड़ जीव आज किनारे पर मरे हुए पड़े हैं, वहाँ तटों पे जाना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग मर गए और 1 अरब जीव और मरने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई। ये क्या है? अभी शायद यहाँ भोपाल में गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मुझे पता नहीं आपके एरिया में गर्मी कितनी पड़ रही है, पर गर्मी से हर कोई इस समय गर्मी ज़्यादा है। ये निरंतर टेम्परेचर आपका बढ़ता धरती का बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जिस प्रकृति पर आपका जीवन निर्भर है, जिस प्रकृति पर आप की जीविका चलती है, जिस प्रकृति पर आपकी जीवन रेखा निर्भर है, क्योंकि आप जो कमाते हैं, कहाँ से आता है? वो सारा प्रकृति से आता है, किसी न किसी रूप में, चाहे उसका रूप बदल क्यों ना दिया हो, लेकिन वो सारा आता है प्रकृति, वो सारा प्रकृति से आता है। और हमको अधिक से अधिक ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्रकृति हमारे लिए विध्वंसकारी न बने। अब आज अगर हम अपने बच्चों के लिए अगर जीवन बीमा कर रहे हैं, आज अगर हम अपने बच्चों के लिए अगर कुछ म्यूचुअल फंड में या कहीं भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, तो सभी लोग निश्चित रूप से जान लीजिए, एक बहुत बड़ा भविष्य हमारे सामने खत्म होने की कगार पे खड़ा है, वो है प्रकृति। आज अगर अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को अगर कुछ शिक्षा देने की जरूरत है, तो सरकार चाहे दे, प्रयास हमको खुद अपने बलबूते पे करने पड़ेंगे। सरकार के ऊपर निर्भर रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप किसान भी अगर हो और आप किसानों के लिए काम भी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो निर्भरता है दूसरे के ऊपर, हमें खत्म करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि पेस्टिसाइड बने तो जैविक बने, वो खेत में बने, बीज अपना हो, और जो भी उसमें डालें वो आपके खेत में तैयार हो, आपके खेत में डेवलप हो। इसका प्रयास हम लोग को करना चाहिए। यहाँ कमर्शियलाइजेशन की बात खत्म होने की कगार पर रहेगी अगर हम सोचेंगे कि हम लोग जैविक खेती करेंगे, क्योंकि जैविक खेती में उतना होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जैविक खेती में उतनी पैदावार हो ही नहीं सकती जितनी केमिकल वाली खेती में होती है। लेकिन आप जैविक खेती करके क्या कर रहे हैं? आप जैविक खेती करके, तो माफ कीजिए, आप रासायनिक खेती करके क्या कर रहे हैं? आप रासायनिक खेती करके आप हजारों जीवों की हत्या हर फसल में करते हैं। उसमें केंचुए शामिल है, उसमें चिड़िया शामिल है, उसमें ये सब आपके कामगार हैं। अगर आप खेती करते हैं तो खेती करने में
अगर हम गौरैया का रोल लें तो गौरैया आपके कीड़े खाती है, केचुए का रोल लें तो वो जमीन में छेद बना के उसमें धूप और पानी की व्यवस्था करता है। ये सारे आपकी व्यवस्था करने के लिए लोग लगे हुए हैं। ये किसने दिए? ये प्रकृति ने आपको दी। लो भाई, ये मेरे कामगार है, काम करने वाले, इनकी मदद। उसमें मधुमक्खी भी है, उसमें केचुआ भी है, उसके अंदर चिड़िया भी है, उसके अंदर वो छोटे माइक्रो बैक्टीरिया भी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए शामिल रहते हैं। फिर आप क्यों करते हैं डालने का काम? क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप यानी मनुष्य, अब हम मिलके तो हमारे मनुष्य का मन बदल गया है। शायद कहीं कमर्शियल वे में जा रहा है, कहीं न कहीं व्यवसायिक व्यवसायीकरण जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र में हम जा रहा है, और वो जाने का परिणाम आने वाली नस्लों को भुगतना है। हम तो जो भुगत रहे हैं वो ठीक है, अब देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है, ये सब थोड़ा है। वैज्ञानिकों ने कनाडा में बोला है कि जो अभी गर्मी पड़ी है +50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, आने वाले समय में वो गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये जो नमूना आपने देखा है, ये आप तैयार रहिए कि आगे आने वाले समय में 1 अरब जीव कम से कम मरेंगे कनाडा में। दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हम रेगिस्तान में खड़े होके क्या करेंगे? आप जहाँ खड़े हैं, वो उसके आस-पास अगर चिड़िया नहीं है, आप जहाँ खड़े हैं उसके आस-पास पेड़-पौधे नहीं हैं, आप जहाँ खड़े हैं उसके आस-पास अगर प्रकृति नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपका जीना किस काम का है? क्योंकि उस समय आदमी 2 ही काम करेगा, या तो वो बीमार रहेगा या फिर सुसाइड कर लेगा, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो ज़िंदा रहना तो नामुमकिन है, इसलिए उसको मुमकिन बनाने के लिए हमें अभी से कोशिशें करनी चाहिए, हमें अभी से प्रयास करना चाहिए कि हम प्रकृति का सृजन करें। मैं सोचता हूँ कि बाहर, जैसे मैंने पहले बोला, कि बाहर किए जाने वाले प्रयासों से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर प्रयास करें। अंदर यानी शरीर के अंदर, मन में प्रयास करें। तो मन का प्रयास यही कि हम सोचें, 24 घंटे सोचें, हम अपने विचारों के द्वारा ये संदेश लोगों तक पहुँचाएँ कि अब समय आ गया है, जिस समय हम लोग इस प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जी-जान से जुट जाएँ। क्योंकि कोई बात ऐसी क्या होती है, जैसे हम अग्निहोत्र की बात क्यों ना कर लें? अग्निहोत्र का विषय आप लोगों के सामने ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर अग्निहोत्र की अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं आपको अभी इसके द्वारा बता रहा हूँ कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा। पर जैसे मैं आपको बताऊँगा, चलिए एक एक होता है गुलाब जामुन, और मैं आपको गुलाब जामुन की विशेषता बताऊँगा कि गुलाब जामुन ये होता है, गुलाब जामुन के ऐसे मीठा होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है, उसमें चाशनी होती है, आपके मुँह में पानी ज़रूर आ जाएगा, पर आपको वो मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आपको गुलाब जामुन दे दूँ, तो ये बात सारी खत्म हो जाती है। कि हाँ, ठीक है, स्वाद ले लिया, बात खत्म हो गई, हाँ, गुलाब जामुन ऐसा होता है। तो प्रकृति को बताने की ज़रूरत, आप में बताने की, उसके बारे में बात करने की, चर्चाएँ करने की, उसके बारे में व्हाट्सएप पे शेयर करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है काम करने की। आप अपने जीवन में कम से कम 50, 100, 1000, 2000 पेड़ लगाएँ। आप अपने जीवन में पशु-पक्षियों का संरक्षण करें। आप अपने जीवन में पानी का संरक्षण करें। आप अपने जीवन में पर्यावरण का संरक्षण करें। इस सब चीज़ों का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बनी है, और ये इसका संरक्षण नहीं होगा, ये चीज़ें शुद्ध नहीं होंगी, तो हम ज़िंदा तो नहीं रह पाएँगे। ये बात क्लियर है। ये बात यहाँ पे क्लियर आप करिए कि हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। अगर प्रकृति नष्ट नहीं होगी, हम नष्ट होंगे। और इसलिए क्या हो रहा है कि जो जो हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ हम लोग ये सब प्रकृति में जो गंदगी फैला रहे हैं, इसके लिए हम अपने नष्ट होने के लिए हज़ारों रास्ते खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं जो आज देख रहा हूँ कि मनुष्य का मैं बहुत प्रबल हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो प्रबल कैसे होगा कि उसका अहम बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो एक मनुष्य के रूप में ले लें, समाज के रूप में ले लें, यानी उसके आगे हम चलें तो देश के रूप में ले लें। हुँ, उससे आगे चले तो हम विश्व के रूप में ले लें। ये विश्व की अगर बात करें हम लोग, तो विश्व में एक देश के अहम दूसरे देश से बढ़ गए, इसलिए सोचता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं इसको अभी दिखाता हूँ। यही अगर हम छोटे रूप में आ जाए, तो मनुष्य एक से दूसरे मनुष्य की बात करके रोड पे चलता हुआ मनुष्य अगर किसी को कुछ बोल दे, तो उसे लगता है अच्छा, मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है, मैं इसको भी दिखाता हूँ। दूसरी बात है कि मनुष्य सिर्फ़ दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा ये कुछ, वो ये सोच ही नहीं रहा है। वो बताओ, ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि आज जो प्रकृति नष्ट हो रही है, प्रकृति जो खत्म हो रही है, उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होंगे? और वो मेरे हिसाब से बहुत भयावह है, बहुत भयंकर है। हम किसी को मरते हुए देख नहीं सकते, और वो जब हम देखेंगे, तो हमारी मानसिक स्थिति उस समय क्या होगी? और वही उसी के रास्ते चल रहे हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकृति को हम लोग सुरक्षित रखें, इस खेती को हम लोग, क्योंकि प्रकृति से खेती, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके कामगार हैं, जो उनको आप खत्म कर देंगे, तो आपके खेत में काम क्या करेंगे आप? ट्रैक्टर चलाएँगे, बीज बोएँगे, उस बीज को बाहर कौन निकालेगा? देखिए, हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है, उस इंटेस्टाइन में हज़ारों लाखों बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो आपके भोजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बात समझ रहे हैं आप क्या है? तो काम आप नहीं करते हैं, आप केवल खाना चबाते हैं, खाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है
कि प्रकृति ने कुछ भी मुफ्त में हमको दिया नहीं। जैसे ऑक्सीजन हमको मुफ्त में दी, लोग कहते हैं कि हमको फ्री में मिला। लोग बोलते हैं कि हमको ऑक्सीजन फ्री में मिली, लेकिन ये अगर फेफड़े आपके काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन किस काम की? ये कोरोना में आपको दिखा दिखाया कि नहीं दिखाया? ये कोरोना आपने देखा है कि सिलेंडर लगाना पड़ा ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि फेफड़े काम नहीं कर रहे। तो फेफड़े काम कर रहे हैं तब ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब फ्री में नहीं मिला, उसको आप कुछ न कुछ एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसलिए क्या है कि हमको फ्री में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमको सब चीज़ों को, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि हम सबको सब चीज़ों को संरक्षण करने की ज़रूरत है। एक तरफ़ा नज़र रखें, बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है उसके आगे वो लगा देते हैं और बिल्कुल उसको सामने रहता है, ऐसा नहीं, हमको चारों तरफ़ा देखने की ज़रूरत है, चारों तरफ उसको देखने की ज़रूरत है। हमको सब कुछ जो-जो आपको दिख रहा है, मैंने आपको शुरू में बोला कि आपके आस-पास दिखने वाली हर चीज़ पर्यावरण, तो आपको जो-जो आस-पास दिख रहा है, उस सब चीज़ का संरक्षण, उस सब चीज़ का को संजोना। जैसे जैसे एक दीपक आप जब बाहर कहीं जलाते हैं, तो दीपक को ऐसे दोनों तरफ हाथ लगा के ऐसे संजोते हैं, संरक्षित करते हैं ताकि वो बुझे नहीं। वैसे ये जो प्रकृति है इसको हमको बुझने नहीं देना है, क्योंकि प्रकृति बुझ गई तो हमारा जो भी किया धरा है, वो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारा कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक झटके में खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम केवल किराएदार हैं इस प्रकृति में। बात समझ रहे हैं आप कि हम केवल किराएदार हैं और किराया भाड़ा दिए बगैर ये दुनिया से जाना ये क्या मतलब है बताइए? इसलिए भाड़ा दीजिए। और भाड़ा देने का एक ही तरीका है कि आप भाड़ा देने के लिए प्रकृति का संरक्षण कीजिए, वो प्रकृति का वही भाड़ा है। उसमें अग्निहोत्र भी शामिल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके अलग-अलग पहलू हैं, उसमें खेती का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग, जिसको हम ऑक्सीजन हमको 24 घंटे चाहिए, लेकिन हफ्ते में 2 बार अगर हम अब तो हमें खाना नहीं मिले, तो हम कैसे काम चलेगा? इसलिए हमको खाना भी चाहिए। तो भोजन भी शरीर की आवश्यकता है, भोजन शुद्ध चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये अगर हमको कुछ प्रयास करना है, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो भी कुछ किया गया, आपका जो भी कुछ खड़ा किया गया है, निर्माण किया गया, आपने जो भी मेहनत की है, अगर आप रिटायर्ड हैं तो, और आप अभी कर रहे हैं तो, आप मेहनत कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये सारी मेहनत का फ़ायदा हम हमारे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, कि मिलना चाहिए? आप बताइए, आप सोचिए इस बारे में, चिंतन कीजिए और मिलना अगर चाहिए, तो उसके लिए प्रयास हमें शुरू करने होंगे। आप ठीक है, आप मान लीजिए अग्निहोत्र करते हैं, आप एक कोने में बैठ के अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन किसी तक ये बात पहुँच नहीं रही है। आप जैविक खेती करते हैं, लेकिन ये बात किसी तक पहुँच ही नहीं रही है। आप अगर जल संरक्षण संरक्षण करते हैं, तो बात किसी तक पहुँच ही नहीं रही है। आप अगर पेड़ों का संरक्षण भी करते हैं, तो ये बात किसी तक पहुँच नहीं रही है, तो ये किसी काम की नहीं, आपको उसको अनेक लोगों तक पहुँचाने का काम करना है, उसको फैलाने का काम करना है। लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, लोगों तक वो पहुँचे कि ये जन जागृति पहुँचे कि हमें क्या करना है। हमारे हम दूसरे के साथ हम प्रकृति देखिए, अभी लास्ट टाइम पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, आपने उसमें देखा कि लॉकडाउन में मनुष्य के न रहने से, यानी मनुष्य की एक्टिविटी ज़ीरो होने से किस तरह से प्रकृति अपने आप रिवर्स होने की तरफ आ गई। हमने देखा ना? देखा कि नहीं देखा? तो प्रकृति कैसे रिवर्स होने की तरफ पेड़ पर ये चिड़िया आ गई, रोड पर जानवर घूमने लगे। प्रकृति में जो वो नदियों का पानी है वो सुरक्षित, वो स्वच्छ होने लगा। देखा ना आपने? तो इसलिए क्या है कि सबसे बड़ा जो भ्रांति है, वो भ्रांति सबसे बड़ी मुझे ये लगती है कि हम सोचते हैं कि प्रकृति हमारे बगैर नहीं है और हमें प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। ये बात सबसे बड़ी, मुझे लॉकडाउन के बाद समझ में आई ये बात, उसके बाद पहले मैं भी ये सोचता नहीं था, पर लॉकडाउन के बाद मेरी बात नज़रिया बदल गया और नज़रिया ये बदला, मुझे ये महसूस हुआ कि प्रकृति हमारा संरक्षण कर रही है, ना कि हम प्रकृति। तो इसलिए प्रकृति को बचाने की जगह अब हमें नया प्रयास शुरू करना चाहिए मित्रों, और वो है हमारे मनुष्य का अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास। हमारा अस्तित्व बचा रहे। हम कैसे बचें, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। हम दूसरे के ना सोचें, हम खुद की सोचें केवल, और हम कैसे बचें, इसके लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए प्रकृति दोहन का हिस्सा नहीं है। आप देखते हैं कि पहले शुरू में जब मनुष्य इस धरती पर नया-नया आया था, आदि मानव था, तब फावड़ा कितना छोटा था। फावड़ा बिल्कुल छोटा सा था। वो एक छोटा सा फावड़े से छोटा-छोटा कूदता था, थोड़ा-थोड़ा कूद के अपनी जीविका करता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ तो फावड़े का भी विकास हुआ कि नहीं हुआ? फावड़ा बड़ा हो गया। तो आप आज फावड़ा जेसीबी है। आज फावड़ा इतने बड़े-बड़े जेसीबी हैं कि वो जेसीबी के जो जो खोदने वाले जो रहता सिस्टम, उसमें 100 लोग इकट्ठे आ सकते हैं। इतना बड़ा फावड़ा हो गया। ट्रक बड़े-बड़े हो गए, बड़ी-बड़ी चीज़ें हो गई और बड़ा-बड़ा प्रकृति को खोदा जाने लगा, प्रकृति को दोहन किया जाने लगा, प्रकृति की खदानें खोद डाली, अब नदियाँ खोद डाली, क्या-क्या नहीं किया इंसान ने बताइए। तो सब कुछ खोद के, सब कुछ करके अब देखिए
बीच में भी न्यूज मैंने डाली थी अपने वो फेसबुक ग्रुप पर डाली थी कि छतरपुर का जंगल जो है वो केवल सोने के लिए खोदा जा रहा है। अब क्या है इसके लिए आप किस चीज की मानसिकता मानोगे और ये मनुष्य की मानसिकता क्या है? इसको आप मनुष्य बोलेंगे? क्या है ये मनुष्य ही? ये मनुष्य भी गायब होता है। और हमारे माधव आश्रम के जो वो है प्रमुख है जिन्होंने अमृत की शुरुआत की थी, अमृतों को दुनिया में लाया था, उन्होंने एक बात कही कि बिना धर्म आचरण का मनुष्य चौपाया जानवर के समान है। तो ये जानवर और वो वाले जानवर जो आप जंगल में देखते हैं और मनुष्य में ज्यादा कुछ फर्क लगता नहीं है इसको देखकर कि केवल उसको पैसा चाहिए, और ये मालूम होते हुए भी कि मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, लेके जाना नहीं है साथ में, फिर भी वो निरंतर इस खोज में लगा हुआ है कि मुझे कि ये इनकेन प्रकरण कुछ भी करके मुझे पैसा मिले और मैं धनवान बनूं। क्या करेंगे धनवान बन के? अगर आज क्या आपके पास पैसा है और आपके पास सिलेंडर, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, देखा भी हाल आपने कोरोना में, कितने पैसा वाले लोग थे और सिलेंडर नहीं था हाथ में, तो क्या हाल हुआ? क्या बच गए वो लोग? बताइए। कोई नहीं बचा। क्यों नहीं बचा वो? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी। सबसे बड़ी मारामारी अभी इस कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर। तो हमें ये ज्ञान मिला कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये हमको प्रत्यक्ष देखने को मिला, लाशें जब जली हमें देखने को मिला ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये दोहन, ये प्रकृति का दोहन हम आज की तारीख में रोक सकते हैं, और वो रोक सकते हैं कि आप उन वस्तुओं का इस्तेमाल मत कीजिए जिनसे प्रकृति का दोहन होता है। आप उन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए जो प्रकृति को प्रदूषित करती है। इसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी और इसमें तकलीफ होगी, नो डाउट तकलीफ होती है। जब आप पन्नी का पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ अगर हमने सहन करने की योग्यता अपने अंदर निर्माण कर ली, मैंने कहा ना कि निर्माण अपने अंदर करना पड़ेगा। चेंजेस कहाँ लाने? चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। हमें सामने वाले को नहीं सुधारना है, सामने सुधारना करके हमें अपने शरीर के अंदर सुधार करना पड़ेगा। हमारी जो अंदर की प्रकृति है, जो अंदर का ब्रह्मांड है, वो उसमें हमको सुधार करना पड़ेगा। और वो जब सुधार होगा तो आप ये चमत्कार देखेंगे कि कैसे अपने आप आपके हाथों से सकारात्मक काम होता चला जाएगा, अपने आप अच्छा काम करते चले जाएंगे। मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? तो इसलिए प्रकृति कौन है? मैं आपको अगर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी गुरु ना हो, आपको कोई गुरु स्वीकार ना करे, या आपको कोई गुरु ना हो, या आप गुरु बनाना ही चाहते हो, तीनों ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। अगर आपका कोई गुरु ना हो तो आप अगर प्रकृति में जाते हैं, आप प्रकृति के पास बैठते हैं, आप कहीं भी जाके बैठते हैं जहाँ घनघोर जंगल हो, जहाँ प्रकृति को खूब आपको सानिध्य मिल सके, ऐसे बहुत सारा समय आप निकालते हैं, तो यकीन मानिए प्रकृति आपकी गुरु बन जाएगी। क्योंकि सांप काटने पे क्या करना है, ये मनुष्य ने बंदरों से सीखा। किस समय क्या करना है, ये मनुष्य ने पेड़ पौधों से सीखा। और आप आश्चर्य करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल में जब एक पेड़ कटता है तो पेड़ का एक पेड़ कटने का वो नेगेटिव संदेश बहुत पूरे जंगल में फैल जाता है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेड़ आपस में बातें करते हैं, पेड़ आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, और वो केवल जड़ों के द्वारा करते हैं। पेड़ आपस में बातें करते हैं, और ये जो पेड़ों में मेजोरिटी होती है, पेड़ों में भी माइनॉरिटी होती है। अगर एक जाति का पेड़, एक जाति के 10 पेड़ कहीं लगे हुए हैं, तो उसमें अगर वो उसी जाति का छोटा पेड़ आता है, तो उस जाति के सबसे बूढ़ा जो पेड़ होता है, वो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है। दूसरी मजेदार बात ये है कि उस एक जाति के पेड़ों में, मान लीजिए अमरूद के पेड़ लगे हैं एक जाति के पेड़, उसमें अगर मान लीजिए दूसरा नींबू का पेड़ निकल आता है, तो वो सारे मिलकर उसको पनपने नहीं देते, क्योंकि वो उसकी जाति से अलग। ये ये बहुत बड़ी चीज होती है इस प्रकृति, इस चीजों। तो सारी प्रकृति एक दूसरे से बात कर रही है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रही है, वो सारा मूक है, आपको सुनाई दे रहा है। हम जितना बोल बोल के और जितनी हम दिन भर बातें करते हैं, उससे कई गुना कम समय में प्रकृति एक दूसरे से बात करती है। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जो जंगल है, जो जंगल में जो पेड़ हैं, वो पेड़ एक बहुत बड़ा एक काम और करते हैं कि जंगल के इस कोने में अगर कोई मान लीजिए कोई पेड़ है जिसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो उस दूसरे कोने में जो जंगल में जो पेड़ खड़ा होता है, वो वहां से उसको न्यूट्रिशन भले वो 100 मीटर पे हो या 200 मीटर पे हो, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है। 4 पेड़ मान लीजिए खड़े हैं, 10 पेड़ मान लीजिए खड़े हैं, और उनको उसमें से एक पेड़ को धूप नहीं मिल रही है, तो बाकी सारे पेड़ अपनी अपनी शाखाएं झुका लेते हैं ताकि उसको धूप मिले। कितना सिंक्रोनाइज होके, कितना आपस में सहयोग करके एक प्रकृति होती है, वो झगड़ा भी करती है। उसमें ये भी होता है कि जिस तरह से परोपकारी पेड़ होते हैं, उस तरह से वो दूसरे पेड़ का न्यूट्रिशन चुराने वाले पेड़ भी होते हैं। प्रकृति में ऐसा नहीं है। तो ये तो स्वभाव है।
ये मैंने कहा ना कि जो हमारे अंदर है, हम दूसरे के लिए जिस तरह से काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो उस तरह से सारा प्रकृति में दिया हुआ, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, वही है बाहर, अलग कुछ भी नहीं। तो इसलिए सारी प्रकृति सिंक्रोनाइज होकर काम करती है, सारी प्रकृति एक दूसरे से सहयोग लेके काम करती है, सब एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, चुराते भी, लेके सहयोग देते भी। तो इस सारे प्रकृति में जो एक ऑटोमेटेड, मैंने आपको बोला शुरू में, ये प्रकृति मतलब एक ऑटोमेटेड चलने वाला चक्र, जिसका निर्माण ईश्वर ने कर दिया। अब ईश्वर उसमें कहीं नहीं, बात समझ रहे हैं आप? कि उसमें ईश्वर कहीं नहीं, वो चक्र चल रहा है। इसमें इस चक्र का एक छोटा सा हिस्सा आपकी जैविक खेती, और भी बहुत कुछ, और इसमें से एक छोटा सा जैविक खेती आप जिसका उपयोग करके, जिसी के लिए सेमिनार, जिस वेबिनार चल रहा है, उसी के पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका छोटा सा हिस्सा है जैविक खेती। और जैविक खेती होनी चाहिए, पेस्टिसाइड बनाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन दूसरे को मारने के लिए नहीं, भगाने के लिए। और आप पेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे, उन चीजों, ये जरूर है कि जैविक खेती, अगर आप जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती में आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप जैविक खेती को अपनाएंगे, उसमें आपको सब्र रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा, ना जल्दबाजी में कुछ बनेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखदायी होंगे, बहुत आनंददायी होंगे। मैं समझता हूँ कि आज जीवन बीमा करने से ज्यादा, आज अपने बच्चों के लिए, खैर वो भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा तुलना अगर करेंगे, तो हमें प्रकृति का संरक्षण करने के लिए अपने बच्चों को प्यार करने का प्रयास करना चाहिए, उनको डाइवर्ट करना चाहिए, उनसे पेड़ लगवाइए, उनसे आप अग्निहोत्र करवाइए, उनसे आप उनको आप इस तरह की नॉलेजेबल चीजें दीजिए, उनको प्रकृति के पास लेके जाइए। अगर देखिए, कुछ भी नहीं करना, मैंने सबको कहा कि प्रकृति, सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। हमने जो कुछ आज सीखा है, आज जो कुछ हम अपने को बड़ा मॉडिफाइड समझते हैं, बड़े हम मॉडर्न जमाने के मॉडर्न व्यक्ति, बड़े सीना तान के, 56 इंच की छाती हम लेके चलते हैं, सीना तान के चलते हैं, बड़े बड़े मॉडर्न व्यक्ति हैं, हम लोग को सीखा है, हमने ये सीखा, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आए हमारे पास में, जरा सोचा इस बारे में कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास प्रकृति से आया, सब कुछ, सारा नॉलेज वेदों ने तो दिया ही, लेकिन प्रकृति ने भी दी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जो जो मनुष्य से आज भी अछूते हैं। तो वो जिंदा कैसे हैं? बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, जिंदा कैसे हैं? आश्चर्य है, वो जिंदा है। तो वो प्रकृति के बहुत पास में है। आज हम अपने कंक्रीट के जंगलों में रह के प्रकृति से लाखों करोड़ों मीलों दूर चले गए। अगर आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम प्रकृति से कितना दूर हैं, अछूते हैं। और वही कारण है हमारा इम्यून सिस्टम डाउन है, वही कारण है कि हम बीमार हैं, वही कारण है कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, वही कारण है कि हम मन से दुखी हैं, वही कारण है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में उतने सफल नहीं। क्योंकि आपके जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे बड़ा मददगार कौन है? वो है आपके शरीर के अंदर की प्रकृति। बराबर बोल रहा हूँ ना? तो अपने अंदर की प्रकृति, आपके अंदर की प्रकृति जो ईश्वर ने आपको दी हुई, वो प्रकृति, उस प्रकृति का सिंक्रोनाइजेशन, उस प्रकृति का तालमेल, आपको बाहर की प्रकृति से जोड़ना है। तो उसके लिए आपको अपने मन को बदलना है, अपने मन को डाइवर्ट करना है। अपने मन को नोटों से निकाल कर, अपने मन को भौतिकवादी से निकाल कर आपको कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ईश्वर ने नहीं कहा आपको कि आप डाइवर्ट करो, मैंने प्रकृति बनाई है, आप प्रकृति, ईश्वर ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया। प्रकृति के अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उस रेगुलेशन का पालन नहीं करने पे आपको जो भी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यानी जो भी हम सबको बेनिफिट मिलने हैं, जो भी हम सबको वो सब जो मिलना है, वो हम सबको मिलेगा। और कहते हैं ना, आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो अभी हमने कोरोना में देखा कि बीमार तो हम लोग भी हुए, कोरोना तो हमें भी हुआ। हमने क्या किया था? हमने तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी हमें कोरोना हुआ ना। शायद नहीं भी होगा, मैं ऐसा समझता हूँ हुआ कुछ लोगों को। तो ये बीमारी आने का कारण, जैसे अभी मान लीजिए धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा अभी इस समय, बारिश हो रही है, मान लीजिए। हेलो। हेलो, क्या आवाज आ रही है बाकी लोगों को? आई थिंक वापस नेटवर्क का नहीं। वही सेम इशू। तो तो मैं इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि
जब प्रकृति का अनुभव लेने के लिए हम एक सबसे बड़ा जरिया कि जब हम लोग मन से हार जाते हैं, जब हमें सोचते हैं कि निराशा के उसमें हम लोग जब भंवर में फंस जाते हैं और हम लोग बहुत नेगेटिव मूड में चले जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसे आप बढ़िया जंगल में जाके बैठे हैं या कहीं भी आप प्रकृति के किनारे आके बैठे हैं, जहाँ एक बढ़िया ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, तो वहाँ बैठ के आप बैठे तो आपको बड़ा आनंद आता है। आपका ये जो टेंशन है, आपका ये जो भी इरिटेशन है आपके शरीर में, जो भी आपको परेशानी है, वो सारी आप धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और अभी आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, खुशी और आनंद कहाँ है? ये केवल हमारे शरीर के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। और इसलिए हमारे हमको हमको बाहर इसको इनपुट करना पड़ेगा, हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने का काम, प्रकृति को संजोने का काम हम लोग करना पड़ेगा, ताकि फिर वही ठंडी हवा बहे, फिर वही पानी का बहाव रहे, पानी शुद्ध रहे। इसीलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जहाँ भी हम जाते हैं, कहीं हमें गंदगी दिखती है तो हम उसको उठाने का प्रयास करें। कहीं पॉलीथीन बिक रही है तो उसको हम लोग उठा के डस्टबिन में डालने का प्रयास करें। कई लोग इसका अपने भाषणों में, अपने लेक्चर्स में ये कहने का प्रयास करें कि प्रकृति को गंदा ना करें, इसलिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। इस तरह के जो जो चेतना जगाने वाले जो माध्यम है उनको हमको अपनाना चाहिए। और इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम मन और शरीर की अगर बात करें तो ये केवल एक जिस तरह से प्राकृतिक सिस्टम है, उस तरह से केवल ये मन जो है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और बॉडी एक मटेरियल है। अगर हम इस रूप में शरीर को लेंगे कि बॉडी एक मटेरियल है और मन केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपके मन को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पाना है, आपको क्या लेना है, लेकिन ये जो भी हमको लेना है वो हमको खुद तय करना पड़ता है कि हमें ये चीज चाहिए। ये आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप देख रहे हैं, आप किसी मान लीजिए कोई बढ़िया सी चीज आपके सामने रखी हुई है जो बहुत सुगंधित है, बहुत स्वादिष्ट है, तो उसको आप देख रहे हैं, उसको आप स्मेल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, ये तय आप खुद करते हैं। तो इसलिए ये अब हमें तय करना पड़ेगा कि अब हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या-क्या चीज़ें अपनानी होंगी, क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी। इस प्रकृति के संरक्षण में मैं आपको बोला कि सबसे बड़ा जो सबसे छोटा-सा पार्ट जो है वो अ, हमारे अ, जैविक खेती का भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं वो वो उनका उनके लिए प्रकृति कितनी उदार रहती है। उनके लिए कोई भी जैसे आप देखेंगे प्रकृति का मतलब है कि जैसे कोई मारने वाली गाय के पास अगर छोटा-सा बच्चा चला जाता है तो गाय उसको बड़ा वो करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहुत बड़ा नंदी था, बहुत बड़ा नंदी था और वो एक छोटा-सा बच्चा होगा मुश्किल से 2 साल का होगा। वो नंदी के पास चला गया और जाने के बाद में वो नंदी ने बड़े प्यार से उसके को पुचकार के मतलब चाट कर उसको बड़ा उससे स्नेह से बड़े प्यार से उसको टैकल किया। क्योंकि वो जानता था कि ये बड़ा तो वो क्यों ऐसा किया उसने, ये मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो एक छोटा है, वो एक निर्दोष है ना? और उसकी निर्दोषता ही ये सिद्ध करती है कि वो निर्दोष होने के कारण प्रकृति उसका साथ देती है। तो हमारे साथ जो सबसे बड़ी और गलत बात होती है, वो क्या हुई है कि हम कहीं न कहीं भौतिकवादी हो गए हैं और कहीं न कहीं हमारा जो अंदर का जो एक उदारपना है प्रकृति के बारे में, उदारपन हमारा कम हो गया। प्रकृति के बारे में जो सोचते हैं, जो सोचना चाहिए, शायद हम कहीं उस बारे में सोच नहीं रहे, उस तरफ हम डाइवर्ट नहीं हुए। तो हमको उस तरफ डाइवर्ट होने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है और बहुत कुछ हमें मिल सकता है, बहुत कुछ हम पा सकते हैं, बहुत कुछ हम अ अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर हम प्रकृति के साथ चलें तो। प्रकृति की ओर हावी होके, ये प्रकृति को हम अपने वश में करके या हम सोचे कि प्रकृति को हम वश में करके हमें कंट्रोल में करना चाहें, तो वो तो संभव है ही नहीं। वो अगर हम करेंगे, कोई भी करेगा उसको प्रयास, तो वो निश्चित रूप से विफल होगा और नाश सर्वनाश आखिर उसी का होना है। इसलिए अब मित्रों, एक समय आ गया है कि हम सब मिलकर, एकजुट होकर इस में जुट जाएँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे छोटे-छोटे किए गए प्रयास और बहुत बड़ा काम करेंगे। हम छोटे-छोटे प्रयास करें, छोटी-छोटी चीज़ें करें, तो वो छोटे प्रयास किए गए हमारे बहुत बड़ा आगे जाके बहुत बड़ा एक क्रांति का काम करेंगे। सबको मिलकर, सबको एकजुट होकर हमको काम करना पड़ेगा इस प्रकृति के लिए। आज प्रकृति को हमें कुछ जैसे कहते हैं ना कि रिफ़िल करना, आपने बात सुनी होगी रिफ़िल करने वाली कि जैसे हम अपने घर में सिलेंडर रिफ़िल कराते हैं, जैसे हम अपने पेन का रिफ़िल नया लेके आते हैं, जैसे कि हम अ, ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर रिफ़िल करते हैं, जैसे हम हर चीज़ को रिफ़िल हम अपनी रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ों को रिफ़िल करते हैं ना, तो हम रिफ़िल क्यों करते हैं? क्योंकि दोबारा हमें उसका उपयोग करना है। वैसे हमें प्रकृति का भी दोबारा उपयोग करना है, प्रकृति का बार-बार उपयोग करना है। हमें प्रकृति से ऑक्सीजन चाहिए, हमें चाहिए ना कुछ, हम बड़े कैसे होंगे? हम अपना जीवन कैसे यापन करेंगे? तो जीवन यापन करने के लिए प्रकृति की कंटीन्यूअस ज़रूरत है।
तो उस कंटिन्यूटी को हमें बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति में नहीं, आप आप लकड़ी काटिए, पेड़ काटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेड़ का काटने के बाद आप वहाँ नए पेड़ लगाइए, उस पेड़ को बड़ा होने तक इंतजार कीजिए, वहाँ पानी दीजिए, खाद दीजिए, उसको बड़ा कीजिए, उसको बड़ा करके उसको फिर दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह का ये एक सिस्टम चल पड़ता है, तो फिर प्रकृति का नुकसान तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। तो इसमें से हमको ये हमें सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप पे शेयर करना, बातें करना और बड़े-बड़े अच्छे पोस्टर बना के लगाने से कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति का संरक्षण होता तो केवल कोरोना के टाइम पे एक सिलेंडर का पोस्टर लगा रहे थे, उससे आपका काम हो जाता। आपको सिलेंडर का ऑक्सीजन को नाक पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम काम करेंगे, कर्म करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे प्रकृति के लिए, तो प्रकृति जिंदा रहेगी। प्रकृति अपने काम पूर्ण रूप से करेगी। और हाँ, थोड़ा मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा जो चर्चाओं को आप अभी तक सुन, और वो ये है कि अगर हम प्रकृति का संरक्षण सारे काम करने के साथ में, तो आप महत्वपूर्ण काम जरूर कीजिए। तो महत्वपूर्ण काम है अपने घरों में, अपने खेत में, अपने बगीचे में, अपने आसपास की जगहों में अग्निहोत्र, नियमित अग्निहोत्र करना। देखिए, नियमित अग्निहोत्र के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि अग्निहोत्र एक चाबी है। अग्निहोत्र एक डिकोडिंग, अग्निहोत्र एक कोड है प्रकृति का जो ईश्वर ने दिया हुआ है। इसलिए अग्निहोत्र को अगर हम करेंगे तो कोड वातावरण में प्रसारित होगा। तो कोड, क्योंकि वो कोड क्या है कि प्रकृति का काम कैसे करना है, वो कोड कौन देता है? वो कोड अग्निहोत्र के द्वारा हम सुबह शाम प्रकृति को निरंतर उसमें एक स्प्रेड कर रहे हैं, संदेश स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे आपका रेडियो टावर से आपका सिम जुड़ी हुई रहती है, उस तरह से आपका अग्निहोत्र प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की चाबी है, प्रकृति को चलाने की चाबी है, संदेश है। और वो संदेश क्या है? जो आप रोज सुबह शाम अग्नि स्वाहा, सूर्य स्वाहा जो आहुति डालते हैं पात्र में, आपका संदेश है, आप निरंतर प्रकृति में संदेश फैला रहे हैं, लगातार चल रहा है, स्प्रेड कर रहे हैं प्रकृति में कि प्रकृति काम कैसे करें। और आप देखिए कि जिस चीज की लगाम नहीं वो बेलगाम है, जिस चीज की लगाम है वो सद के चलती है। जैसे बैल आपने अगर रखे हैं वो बेलगाम है, घोड़ा आपने रखा है बेलगाम है, तो वो बेलगाम घोड़े को ये पता नहीं कहाँ जाना है, वो तो हालांकि वो ट्रेंड है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आप जो उसको हाँकते हो तो मालूम चलता है कि हाँ उसको वहां जाना है। तो इसलिए प्रकृति को कहाँ जाना है, प्रकृति को क्या करना है, किस समय बारिश होना है, किस समय पानी गिरना है, किस समय प्रकृति में धूप निकलना है, किस समय प्रकृति में घास उगना है, तो सारी कोडिंग, ये कोडिंग और डिकोडिंग जो हम कंप्यूटर में देखते हैं, वो कोडिंग और डिकोडिंग इस अग्निहोत्र में है। ये अग्निहोत्र प्रकृति का कोड है, एक चाबी और लॉक है। आप रोज आपको सुबह उसको अनलॉक करना है, रोज फिर लॉक हो रहा है, फिर उसको शाम को अनलॉक करना है। ये लॉक अनलॉक का प्रक्रिया लगातार करते रहना, यही अग्निहोत्र है। तो इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा हमको रोज प्रकृति में वो संदेश प्रसारित करना है। और ये काम हमको कैसे करना है कि आपका 10 मिनट का समय सुबह और 10 मिनट का समय शाम को प्रकृति को देना है। अगर आपने ये काम किया, इसके साथ में बहुत सारे और भी काम किए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रकृति का संरक्षण होगा। और ये जो हम देख रहे हैं कि रोज का डर मन में बैठा हुआ कि आज बीमारी आ रही, कल को वो बीमारी आ रही, कल को ये हो जाएगा, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे, इस भय से मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं, हम जिंदा रहेंगे, जितना जीवन हम जिएंगे, जितना हमारा कार्य हम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे और हम प्रकृति में जिंदा भी रहेंगे। और इस एश्योरिटी, अग्निहोत्र एक एश्योरिटी है। और जो भी आप बाकी काम करेंगे, जल संरक्षण और पेड़ों का संरक्षण, वो भी एश्योरिटी है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल अग्निहोत्र कर रहे हैं और बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, सब काम साथ में कीजिए, सब काम को साथ में जोड़िए, अपने व्यवहार में जोड़िए। आप नहीं कर सकते, आप अन्य लोगों से जुड़िए जो ये काम कर रहे हैं, उनसे जुड़कर आप ये काम कीजिए और प्रकृति का संरक्षण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। खेतों में आप प्यार डालिए, खेतों में रसायन मत डालिए। जो मोहब्बत आपकी खेतों में जाएगी, तो मोहब्बत सब जगह फैलेगी और फैलकर फिर वापस मोहब्बत और प्यार वो आपके पास वापस आएगा और आप उससे खुशी होंगे, आनंदित होंगे और आपका जीवन आनंद से निकले। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शुक्रिया।